जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेन चैनल पर आपको अच्छा स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर थर्ड ले रहे हैं और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत जो द टॉपिक दैट विल सी वो हमारा रहेगा ब्लॉक एंड ग्रैनुलर disintegration and second part of physical weathering will be exfoliation or exfoliation will be on the two ways. One, it is for the heat insulated rock and another on the basis of release of pressure. Then we'll see about frost wedging के बारे में जानेंगे and thereafter we'll see salt crystal growth, or we can say salt wedging, we can also say. So these are the four topics we have to cover under the physical weathering. And in the last classes we understood what is weathering. हम लोगों ने weathering समझा और physical weathering के लिए यदि हम लोग देखें तो for physical weathering जिसको हिंदी में भौतिक अपक्षय कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग के लिए यदि देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं फिजिकल वेदरिंग के लिए आपके लिए? टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट। टेम्परेचर के साथ जो प्रेशर आता है, अनदर इज व्हाट? प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर जो डेवलप हो वो किसकी वजह से? एक्सपेंसिव फोर्स की वजह से, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन से क्या होगा? टेंशनल फोर्स, और दूसरा है आपका कंप्रेशन। एक्सपेंशन, कंप्रेशन, और कंप्रेशन को हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेशनल फोर्स। और जब फिजिकल वेदरिंग से कोई रॉक टूटता है दैट इज नॉन एज डिसइंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिसइंटीग्रेशन कहा जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम डिसइंटीग्रेशन मीन्स व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा? It is a disintegration of rock into particles of rock by physical factors like temperature and pressure. तो यदि फिजिकल वेदरिंग का डेफिनेशन लिखें तो क्या बोलेंगे? इट इज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू पार्टिकल्स ऑफ रॉक। फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा? इट इज अ डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना होगा, लेकिन जब टेम्परेचर और प्रेशर से टूटे इट इज नॉट डिसइंटीग्रेशन। इट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक into particles of rock by physical factor like temperature and pressure. So that is known as physical weathering. So आप लोगों ने definition भी साथ में लिखते रहे। What is the definition of physical weathering? It is a disintegration of rock into particles of rock by physical factor like temperature and pressure. अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोगों ने फोर वे ऑफ फिजिकल वेदरिंग है। ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन है,
फ्रॉस्ट वेजिंग है एंड सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ है। ये दिमाग में याद रख लें आप लोग, ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, फ्रॉस्ट वेजिंग, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। तो हम लोग फर्स्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक का मतलब होता है बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक, ग्रैनुलर का मतलब है कि फाइनर पार्टिकल्स ऑफ रॉक में, मतलब वो भी बड़े होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में टूटना होता है। तो आप ये समझिए कि सपोज आई सेड दैट ये एक रॉक पीस है और ये रॉक पीस में जब हीट आएगा, तो जब हीट चारों तरफ से पड़ता है तो हीट पड़ने से क्या होगा, डे टाइम में, इन द डे टाइम व्हाट विल हैपन, ये थोड़ा 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 क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, इट विल एक्सपैंड। और क्यों एक्सपैंड करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करता है, यस और नॉट, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन। अब हम लोग जो हीट जो एब्जॉर्ब कौन करता है, इसके अंदर मिनरल्स है, इस रॉक के अंदर क्या है, मिनरल्स हैं। और जो मिनरल्स होंगे, हर मिनरल्स की एक स्पेसिफिक हीट अलग होती है। क्लास 9th 10th में जाकर आप पढ़ लें स्पेसिफिक हीट, इसको हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। हर एक की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हीट, एक ही हीट दिया जा रहा है। सपोज करें कि मैंने सैंड को एक ही हीट दे रहे हैं, लैंड को एक ही हीट दे रहे हैं, पानी को दे रहे हैं, तो सबसे जल्दी सैंड गर्म हो जाएगा। लैंड, जो लैंड में मिट्टी में दूसरी कोई पार्ट है, वो थोड़ा सा देर से गर्म होगा, और पानी सबसे देर से होगा। इसी तरह आप प्लास्टिक रख दें, लोहा रख दें, तो दोनों में एक अलग अलग हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है और अलग अलग गर्मी होती है। तो इसी तरह हीट कैपेसिटी सबकी डिफरेंट होती है, तो स्पेसिफिक हीट सबकी कम होगी, अलग होगी, तो कोई जल्दी एब्जॉर्ब करके ज्यादा हीट हो जाएगा, और ज्यादा हीट हो जाने से ज्यादा एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हीट एब्जॉर्प्शन होगा जो मिनरल्स के द्वारा। यहाँ पे मिनरल्स क्या है, यहाँ पे रॉक में क्या होगा, मिनरल्स, और ये मिनरल्स क्या करेंगे, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एक हीट करेंगे सेम या डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। और जब डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, तो आप क्या बताएं, आपका क्या होगा, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से एक्सपेंशन भी अलग अलग, जो ज्यादा गर्म होगा ज्यादा एक्सपैंड होगा, जो कम गर्म होगा वो कम एक्सपैंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल एक्सपेंशन, यस, डिफरेंशियल एक्सपेंशन किसका होगा, जो मिनरल्स अंदर में, ये रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं, ये रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं उनका क्या होगा, डिफरेंशियल एक्सपेंशन, डिफरेंशियल एक्सपेंशन। और ये कब होगा, डे टाइम में हो रहा है, ये सारा कुछ क्या हो रहा है, डे टाइम में। तो जब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो रॉक एक्सपैंड हो रहा है, एंड मिनरल्स ऑफ द रॉक्स जो हो रहे हैं डिफरेंशियल एक्सपैंड हो रहा है, एंड बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंशियल हीट। तो ये जब डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट एक्सपैंड कर रहा है, इधर इधर ये मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। तो जब ये ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है तो सब आपस में एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, प्रेशर। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, जब ये चारों तरफ क्या है, एवरीवेयर वो एक्सपैंड करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर देगा, और उससे धीरे धीरे हल्का सा इनके ऊपर दबाव पड़ेगा और वो थोड़ा सा अंदर से टूटने लगेंगे। तो ये डिफरेंशियल एक्सपेंशन से आपको धीरे धीरे टूटने की प्रक्रिया, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये कब हुआ, डे टाइम में हुआ। तो ये तो आपने देख लिया, डे टाइम में हीट एब्जॉर्ब हुआ, और एक्सपेंशन जो द डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, डिफरेंशियल एक्सपेंशन होगा। तो ये आपने देख लिया डे टाइम में। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइट टाइम में क्या होगा। नाइट टाइम में सपोज ये दोबारा जो है वो ठंडा जब होगा,
तो ये अपने नॉर्मल अवस्था में आएगा। तो नाइट टाइम में, इन द नाइट टाइम ये हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। हर एक सब्सटेंस अपने हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं नाइट टाइम में, और धीरे धीरे ठंडे होने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंशियल नाइट टाइम में जो मिनरल्स होंगे, जो मिनरल्स ऑफ द रॉक होंगे, मिनरल्स ऑफ द रॉक ठंडा होकर, मिनरल्स ऑफ द रॉक ठंडा होकर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे कोई चीज ठंडा होता है तो इट कॉन्ट्रैक्ट। तो लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हर एक मिनरल जिसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था वो ज्यादा और जल्दी रिलीज हीट करता है। ये ध्यान में रखिएगा, जो जल्दी और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है वो जल्दी ही रात में क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज करेगा, और जो कम धीरे धीरे गर्म हुआ था वो धीरे धीरे छोड़ेगा भी। तो यहां पर, और ये प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट की। तो यहां पर क्या होगा, हर एक जो रात में होंगे इन द नाइट टाइम, डिफरेंशियल रिलीज ऑफ हीट होगा, डिफरेंशियल रिलीज ऑफ हीट होगा। और डिफरेंशियल रिलीज ऑफ हीट से क्या होगा, डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन भी डिफरेंशियल होगा, और जब डिफरेंशियली ये आपस में, इसकी जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा क्या होगा, इसका जो इसका आयतन है, द वॉल्यूम विल व्हाट कॉन्ट्रैक्ट, और उस समय ज्यादा अंदर की ओर प्रेशर देंगे। तो यहां पर कोई मॉलिक्यूल होगा, जब ये सिकुड़ता रहेगा तो अंदर की ओर प्रेशर देता रहेगा, यस और नॉट। तो एवरी मॉलिक्यूल्स, एवरी मिनरल्स आपस में डिफरेंशियली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ड्यू टू डिफरेंशियल रिलीज ऑफ हीट। और ये डेली हो रहा है, इट इज हैपनिंग व्हाट, ऑन डेली बेसिस। इट इज हैपनिंग ऑन व्हाट, डेली बेसिस। तो ये एवरी डे व्हाट इज हैपनिंग, इन फुल डे में क्या हो रहा है, देयर इज एन डिफरेंशियल एक्सपेंशन, डिफरेंशियल एक्सपेंशन भी हो रहा है। बुक्स में केवल एक्सपेंशन लिख दिया जाता है, और साथ में नाइट टाइम में, डे में ही, पूरे दिन का मतलब क्या होता है, पूरा एक दिन का मतलब दिन और रात। तो पूरे कंप्लीट डे में, एवरी डे में डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके वजह से क्या होगा, ये जो रॉक होगा, रॉक जो होगा, इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये टूट कर ब्लॉक साइज में टूट जाएंगे। दे विल ब्रेक इनटू व्हाट, ब्लॉक साइज, दे विल ब्रेक इनटू ब्लॉक साइज, और इसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। और ये जो अब ये सारे जो ब्लॉक्स हैं, इनके में भी क्या होगा, डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एवरी डे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इनके जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये दोबारा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इनका भी डिफरेंशियल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहा। अब ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रेन्स में टूट जाएंगे, छोटे छोटे ग्रेन्स में टूट जाएंगे, सारे छोटे छोटे ग्रेन्स में, और इसे हम कहेंगे ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो ये हमारा जो हो गया, दिस इज, इसको जो हम लोग कहेंगे, ये आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, और ये हमारा हो जाएगा ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो ये एक रॉक टूटने लगा, ब्लॉक से किसमें, ग्रेन्स में कन्वर्ट होने लगा। और ये ब्लॉक से ग्रेन में जो कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे ये जो ग्रेन्स हैं, ये जो आपके ग्रेन्स हैं, ग्रैनुलर पार्टिकल्स ऑफ द रॉक, ये जो ग्रैनुलर पार्टिकल्स ऑफ द रॉक, ये फर्दर और टूटेंगे, जिससे हमें सॉइल मिलेगा इन द नेक्स्ट सम ईयर्स में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में हमें ये फर्दर टूटेंगे और हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। इट विल ब्रेक इनटू छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और ये हमारे को क्या मिल जाएगा, सॉइल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, और इस सॉइल में क्या हो सकता है, सैंड,
silt, and what will be there? Clay. हर एक जो डिसइंटीग्रेट जो भी रॉक टूटता है फाइनली सॉइल में कन्वर्ट होता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले में कन्वर्ट होगा। सैंड का साइज बड़ा होता है, सैंड का साइज क्या होगा, साइज वाइज देखा जाए तो सैंड जो है बड़ा होता है किससे, सिल्ट से, और सिल्ट से ज्यादा बड़ा होता है क्ले, क्ले सबसे छोटा होता है। और यदि आप इफ यू कैन सी यदि सैंड को मैं यदि फुटबॉल ग्राउंड मान लूं, फुटबॉल ग्राउंड मान लो, और सिल्ट को मैं फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल रख दूं, फुटबॉल, तो आप सोच सकते हो कि सैंड और सिल्ट में कितने साइज का डिफरेंस है। एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर फुटबॉल का होना एक बहुत छोटा हो गया सैंड से सिल्ट, और इसके सामने एक मार्बल, एक जो कंचा खेलते हैं मार्बल, वो क्ले, तो जितना ज्यादा जो महीन होगा, फाइनर होगा, वो क्ले होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपको सॉइल बन गया, व्हाट इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब हम लोग दोबारा पीछे जाएंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा, और जिस सॉइल में तीनों हो उसको लोमी सॉइल कहा जाएगा, जिसमें द सॉइल हैविंग व्हाट, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, तीनों पार्टिकल मिले, उसको क्या कहा जाता है, लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, दोमट मिट्टी या दोमट मृदा। सो लेट अस गो बैक एंड उसको मैं आपको इसका लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को। तो यहां ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या हो रहा है, डे टाइम में आपका क्या हो रहा है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड डिफरेंशियल एक्सपेंशन, एंड नाइट टाइम में व्हाट इज हैपनिंग, यस, in the night time the minerals of the rock absorb differential heat and differentially contract. इसके वजह से in thousands of years initially rocks break into block pieces and it is known as block disintegration, and further these blocks in thousands of years through differential expansion and contraction for thousands of years convert into granular particles and it is known as granular disintegration. तो ये आपका block and granular disintegration है, and this block and granular disintegration has created, ये block and granular disintegration ने क्या create कर दिया, soil का formation बना दिया। और कौन सा soil बना, loamy soil बना। which soil has been formed, loamy soil। समझ में आ गया, sand, silt and clay, is it okay? So write down ब्लॉक एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन के बारे में लिखना स्टार्ट करें। ड्यूरिंग द डे टाइम मिनरल्स ऑफ द रॉक्स absorbs differential heat and expand differential, on the other hand, in the night time the minerals of the rock release differential heat. On the other hand, in the night time minerals of the rock release differential heat and contract differentially. Contract differentially. Such expansion and contraction
put pressure inside the particles of rock, put pressure inside the particles of rock and gradually, means slowly, and gradually in thousands of years in thousands of years these rocks disintegrate into bigger block size rock. Such disintegration is known as block disintegration. Change the para. Further, these block size rocks through regular expansion and contraction in thousands of years disintegrate into grain size particles of rock. Grain size particles of rock. Such disintegration is known as granular disintegration. Such disintegration is known as granular disintegration. So here there you understood what is block and granular disintegration. I think you are able to understand. लेकिन और अच्छा इसमें इसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखेंगे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन. क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस एग्जाम और एनी अदर जहां पे आपको रिटन कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड, वहां पर कैसे आपके लिए लिखना चाहिए. सिग्निफिकेंस के अंदर में लिखेंगे आप व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. और यहां पे देखेंगे सॉइल बनने की प्रक्रिया हो रही है. तो सिग्निफिकेंस के अंदर में आप देखेंगे कि ये कैसे सैंड, सिल्ट और क्ले में डिसइंटीग्रेट होता है और ये सॉइल बनता है. और जिस सॉइल में इन द सॉइल हैविंग high percentage of sand, जिसमें सैंड ज्यादा हो, that is known as sandy loamy soil.
तो ये आपने देखा, द सॉइल हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ सैंड, उसको सैंडी लोमी सॉइल करेंगे. सेकंड आई सेड सॉइल हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ सिल्ट, जिसमें सिल्ट ज्यादा हो, तो दैट इज नोन एज सिल्टी लोमी सॉइल बोलेंगे. उसको कौन सा सॉइल बोलेंगे? सिल्टी लोमी सॉइल बोलेंगे. और थर्ड जो है सॉइल हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ क्ले, तो उसको क्ले लोमी सॉइल, क्ले लोमी सॉइल बोला जाएगा. और जहां तक सिल्टी लोम सैंडी लोमी सॉइल की बात करूं मैं, सैंडी लोमी सॉइल, जो सैंडी लोमी होगा, अब इसको मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जोड़ेंगे, सिग्निफिकेंस तभी होगा. सैंडी लोमी जो सॉइल होता है काफी भुरभुरा होता है, और इसमें ग्राउंड नट की एग्रीकल्चर अच्छी होगी, और ग्राउंड नट से जो ऑयल इंडस्ट्री, एडिबल जो ग्राउंड नट से बना हुआ ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल, तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगा, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री. और इसी सैंडी लोमी सॉइल में और जो हो सकता है वो है आपको पोटैटो, कैरेट, मतलब इसमें कैरेट, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं जिस जमीन के अंदर होते हैं और उनको फैलना ज्यादा अच्छा रहता है, तो उनको ज्यादा स्पेस मिल जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि सैंडी लोमी सॉइल में ग्राउंड नट, कैरेट, पोटैटो और ग्राउंड नट बेस्ड क्या हो जाएगा? एडिबल ऑयल इंडस्ट्री. और इंडो गैंगेटिक प्लेन में जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंडो गैंगेटिक प्लेन में कौन सा सॉइल है? सिल्टी लोमी सॉइल है. और इसमें आप सिल्टी लोमी सॉइल में, जहां पर कि थोड़ा सा पार्टिकल महीन भी होंगे, मतलब सिल्ट का ज्यादा परसेंटेज होगा और सैंड और क्ले का कम होगा, तो इसमें अच्छा खासा राइस वीट वगैरह हो जाएगा, और अदर क्रॉप्स, ऑल अदर क्रॉप्स भी हो जाएंगे. और राइस बेस्ड राइस मिल बन जाएगा, इंडस्ट्री राइस मिल, और व्हीट बेस्ड फ्लोर मिल रहेगा आपका, फ्लोर मिल्स. और यहां से होलसेलर लोग ले जाएंगे, फिर रिटेलर शॉप में आपके पास पहुंच जाएगा. और सॉइल हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ क्ले, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्ले है, वहां पर आपको कॉटन इज द बेस्ट. और कॉटन से रिलेटेड आपको क्या होगा? नियर बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो ये जान कर रखेंगे, हर एक बार मैं बताऊंगा कौन सा सॉइल बन रहा है, तो आपको ये समझ में आ चुका है कि कौन कौन से सॉइल बनते हैं. यही जो भी आप अभी फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, जितने भी आप पढ़ेंगे, वॉट एवर इट इज, तो सॉइल में ये 3 कंपोनेंट आपको मिलेंगे मैक्सिमम. क्लियर है? तो अभी हमने देखा कि ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन हो चुका है. अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा कि ये जो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन है, दिस ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन फर्दर, जो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन जो है फर्दर आपको क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, और ये डिसइंटीग्रेट होकर सैंड, सिल्ट एंड क्ले में बदलेगा. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले इन अ सॉइल इज नोन एज लोमी सॉइल. सो राइट डाउन, further these granular particles of the rock, further these granular particles of the rock disintegrate into finer particles, disintegrate into finer particles like sand, silt and clay,
like sand, silt and clay. Combination of, full stop के बाद, combination of sand, silt and clay together, combination of sand, silt and clay together creates loamy soil. Combination of sand, silt, clay creates loamy soil. Change the para. In a loamy soil, if percentage of sand is higher, it is known as sandy loamy soil. It is known as sandy loamy soil. And in such soil, groundnut, potato, carrot, etc. grown with high productivity, मतलब yield ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, grown with high productivity. Cropping of groundnut, helps in establishment of edible, edible, edible oil industry, and provide job opportunity. In agriculture sector, provide job opportunity in agriculture sector and industrial sector. Provide job opportunity in agriculture sector and industrial sector. पैरा चेंज करेंगे. If loamy soil has high percentage of silt, then it is known as silty loamy soil. And such soil found in mostly in northern Gangetic plain. Mostly in northern Gangetic plain. And such type of soil help in growing variety of crops.
with the help of rice nearby, with the help of rice nearby, rice mill established, nearby rice mill establishes, and with the help of wheat, nearby flour mills, आटा चक्की बड़े बड़े जो होते हैं, छोटे वाले नहीं, nearby flour mills establishes. Flour mill establishes. Now change the para. If a soil having high percentage of clay, if a soil having high percentage of clay, known as clay loamy soil, known as clay loamy soil. In such soil, cotton is being produced with high productivity. Cotton is being produced with high productivity, and in the nearby region, cotton textile industry and related other industry, जो फैशन डिजाइनिंग एंड ऑल कपड़े से रिलेटेड, एंड अदर इंडस्ट्री ग्रो. एंड यू नो दैट, आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटी देने वाला है यही इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल. सबसे ज्यादा भारत में जीडीपी का भी रोल प्ले करता है, कंट्रीब्यूशन जो बहुत ज्यादा होता है, और ये एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री है. भारत में मैक्सिमम जगह आपको मिल सकता है. महाराष्ट्र, गुजरात का रीजन है जो क्ले सॉयल वहां पे मिलेगा. महाराष्ट्र में भी क्ले सॉयल. भारत के जो मध्य प्रदेश में जाएंगे वहां पे मालवा है, ब्लैक सॉयल है जो वहां पे क्ले सॉयल है. राजस्थान के कुछ जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान है जहाँ पे बीकानेर वगैरह का रीजन है, हनुमानगढ़ वगैरह. वेस्टर्न हरियाणा, कुछ महाराष्ट्र, कुछ पंजाब का जो साउथ वेस्ट वाला रीजन है वहाँ पर, तेलंगाना रीजन में, तमिलनाडु के कुछ रीजन में. तो ऐसे ये, और ऐसे थोड़ा बड़ा छिटमुट इधर उधर भी है, बट मैक्सिमम इट इज इन दैट रीजन दैट आई हैव टोल्ड यू. उस रीजन में है महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, ये सारे रीजन में मैक्सिमम है, तेलंगाना एंड ऑल. नाउ हम लोगों ने वी अंडरस्टूड अबाउट ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, और उस ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन से किस प्रकार से हाउ डज द सॉइल कम इनटू एग्जिस्टेंस वो भी समझा दिया, और किस प्रकार के छोटे छोटे इससे रिलेटेड जो सॉइल हो सकते हैं वो आई मेक यू टू अंडरस्टैंड. एंड देयर आफ्टर आई ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या कौन सी एग्रीकल्चर होगा वहां पर और कैसे इंडस्ट्री होगा. अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, इट इज अबाउट एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन की बात करूं तो इसे इट इज ऑल्सो नोन एज अनियन पिलिंग. इसे अनियन पिलिंग कहते हैं. और एक्सफोलिएशन से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन का एक पिक्चर दिखा दूं. यहां पर आप देख सकते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये ब्लॉक पीसेस टूट रहे हैं, ब्लॉक साइज हैं, ब्लॉक पीसेस दिख रहा है आपका, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन.
और ये ब्लॉक फर्दर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो ब्लॉक बड़े बड़े पीसेस ऑफ द रॉक में टूट रहा है एंड यहां पर आपको क्या है, ग्रैनुलर साइज ब्रेकिंग हो रही है। दिस इज क्लियर। सो अनियन पिलिंग के लिए बताऊं मैं, जैसे कि प्याज का छिलका जैसे हटता है वैसे ही रॉक के अपर लेयर्स टूट कर हटते हैं। तो दैट इज व्हाट एक्सफोलिएशन। और ये एक्सफोलिएशन आप जो देखेंगे, इट इज हैपनिंग इन द थ्रू द टू मैथड्स। जनरली बुक्स में एक मैथड को ही रखा रहता है, आप देख लीजिएगा कौन सा, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट टू मैथड्स जो एक्सफोलिएशन होता है। वन, इट इज हीट इंसुलेटेड रॉक्स में कुछ ग्रेनाइटिक रॉक होते हैं, उस पर ग्रेनाइटिक रॉक, हीट इंसुलेटेड रॉक। और एक होता है थ्रू द रिलीज ऑफ प्रेशर। तो ऑनियन पिलिंग किस तरीके से होता है? दे आर द टू मेथड्स। One, it is heat insulated rocks. Second, it is release of pressure. The first we are going to see heat insulated rock. Heat insulated rock. Heat insulated rock. I said कि सपोज करें कि यहां पर एक रॉक है, दिस इज द रॉक, और इसके हीट इंसुलेटेड मीन्स, यदि मैं बात करूं हीट इंसुलेटेड है तो उसके अंदर हीट नहीं एंटर कर सकता है, कैन नॉट एंटर विच वन, हीट, कहां पर, इन द इंटरनल लेयर्स, इन द इंटरनल लेयर्स। तो अंदर के जो लेयर्स ऑफ द रॉक हैं उसमें नहीं हीट एंटर होगा, कहां पे होगा, ओनली आउटर लेयर पे। तो आउटर लेयर पर ही हीट रह जाएगा। व्हेन द सन रेज आर कमिंग, यदि सन रेज आ रहा है, इफ इट इज द सन रेज आर कमिंग, sun rays are coming, then the heat is able to absorb only on the top layer of the rock. So heat absorbed only by the top layer of rock. Heat किसके द्वारा absorb हुआ? By the top layer of the rock से हुआ। Is it okay? और यही आउटर लेयर, दिस टॉप लेयर ही क्या होगा, दिस टॉप लेयर विल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ओनली टॉप लेयर क्या करेगा, यस, एक्सपैंड करेगा इन द डे टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द नाइट टाइम। और इसके वजह से धीरे धीरे टॉप लेयर जो है वो कुछ जगहों पर टूटने लग जाएगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से। तो अंदर के लेयर में तो हीट पहुंचा ही नहीं, ओनली ऑन द टॉप लेयर हीट इज एबल टू रीच। और इसकी वजह से टॉप लेयर में ही कुछ जगहों पर अपर लेयर टूट जाएगा
एंड अपर लेयर एक अनियन की तरह, छिलके की तरह बाहर है, और ये टूटकर धीरे धीरे ये ग्रेविटी के द्वारा नीचे बाहर गिरने लग जाएगा। तो अपर लेयर टूटने लग जाएगा और ये ग्रेविटी के द्वारा नीचे गिरने लग जाएगा, तो ये अपर लेयर एक अनियन पिनिंग की तरह टूट जाएगा। उसके बाद दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन आपके पास फिर एक टॉप लेयर आ जाएगा और इसके जो टूटे हुए हैं सब यहां नीचे आकर गिर जाएंगे। यस, फिर इस टॉप लेयर में फिर हीट एब्जॉर्ब होगा, एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रेगुलरली एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो ऊपर वाला लेयर फिर कुछ कुछ जगहों से, ऊपर वाला लेयर फिर कुछ कुछ जगहों से टूट जाएगा और फिर देयर इज एन व्हाट, एक्सफोलिएशन होगा, अनियन पिलिंग। फिर ऊपर वाले जो छोटे छोटे टूटे होंगे हट जाएंगे, धीरे धीरे ये सारा टूटकर सॉइल कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सॉइल में क्या हो सकता है, इट कैन बी लोमी सॉइल, सैंडी, जिसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो आपने ये देखा कि हाउ डू द रॉक इज बीइंग ब्रोकन इनटू। तो यहां पर आप देखेंगे कि हियर यू कैन सी कि यहां पर कैसे ये हीट आ रहा है ऑन द टॉप ऑफ द लेयर, और ये टॉप ऑफ द लेयर धीरे धीरे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहां पर एक्सपेंशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे अपर लेयर आप देख रहे हैं टूट रहा है और फिर टूटकर नीचे की ओर गिर जा रहा है, और फिर ये ऊपर का लेयर फिर टूटेगा। तो ये एक्सफोलिएशन हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, हीट इंसुलेटेड रॉक की वजह से हो रहा है। सो write down about the exfoliation, write down about the exfoliation for the heat insulated rock। लिखेंगे especially for heat insulated rock, especially for heat insulated rock during the daytime, during the daytime heat is absorbed by only top layer, heat is absorbed by only top layer of the rock, and due to absorption of heat, and due to absorption of heat, only top layer expand, only top layer expand, and in the night time only top layer release heat, only top layer release heat and contract। केवल टॉप लेयर ही हीट रिलीज करता है और क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे सच रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से टॉप लेयर इट विल ब्रेक लाइक अनियन पिलिंग, और उसके बाद बाय द ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन। लिखेंगे सच रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, such regular expansion and contraction of outer layer of rocks causes onion peeling like, causes onion peeling like disintegration।
onion peeling like disintegration. Such, change the para, such onion peeling like disintegration slowly convert whole rock into soil in thousands of years. एंड फर्दर आप जानते हैं कि विच टाइप ऑफ सॉइल इट कैन बी, कैसा सॉइल हो सकता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैंडी लोमी, क्ले लोमी, और सबका क्या रिक्वायरमेंट होगा. अब जैसा भी सॉइल वहां पे बना हुआ वैसा ही होगा. तो दैट वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्सफोलिएशन बाय द हीट इंसुलेटेड रॉक. अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सफोलिएशन बाय रिलीज ऑफ प्रेशर. एक्सफोलिएशन बाय release of pressure. एक्सफोलिएशन बाय रिलीज ऑफ प्रेशर में आप देखेंगे कि कोई रॉक है एंड इट इज और ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये भी एक क्या हो रहा है, यस, धीरे धीरे यू कैन बी एबल टू सी हियर, ये एक प्रकार से आपका लेयर बाय लेयर ब्रेकिंग ऑफ द रॉक हो रहा है. और यहाँ पे सपोज करें यहाँ पर कोई एक ग्रेनाइटिक रॉक है, प्लूटोनिक ग्रेनाइटिक रॉक है, डीप विद इन द अर्थ, और ऊपर में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स है. ये ऊपर में क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है. तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे, व्हाट दे आर डूइंग, ये इसके ऊपर ओवरलाइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इसको क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं. व्हाट दे आर गिविंग, प्रेशर टू द डिफरेंट लेयर्स. ये लेयर्स को, हर एक लेयर को क्या दे रहा है, प्रेशर दे रहे हैं. और जैसे ही ये प्रेशर हो रहा है और ऊपर का ओवरलाइंग रॉक, जो ऊपर के ओवरलाइंग रॉक किसी प्रोसेस ऑफ इरोजन, इरोजन में पहले समझा चुका हूं, इरोजन से और ये सारी चीजें से हट जाएगा. तो ऊपर का जैसे ही एक्सपोज होगा तो ये रॉक प्रेशर हटेगा और प्रेशर हटने से ये एक्सपैंड होगा. और जैसे ही ये एक्सपैंड होगा तो ऊपर का लेयर क्या होगा, अंडर द प्रेशर इट विल ब्रेक एंड इट विल कन्वर्ट इनटू, यस, एक्सफोलिएशन. और इस प्रकार से एक्सफोलिएशन होकर टूटने लग जाएगा. दैट इज बाय द रिलीज ऑफ प्रेशर. दैट इज बाय द रिलीज ऑफ प्रेशर. इज इट ओके? तो रिलीज ऑफ प्रेशर से किस प्रकार से एक्सफोलिएशन हो रहा है यहां पर ये देख सकते हैं. तो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सफोलिएशन बाय रिलीज ऑफ प्रेशर. एक्सफोलिएशन बाय रिलीज ऑफ प्रेशर लिखेंगे, राइट डाउन. When a hard granitic plutonic rock underlying below soft sedimentary rocks above, underlying below soft sedimentary rocks above, in such condition granitic rock below will feel internal pressure. Granitic rock will feel internal pressure
अंदर की ओर प्रेशर फील करेंगे, सारा दबा हुआ रहेगा। इंटरनल प्रेशर एट एक्सट्रीम लेवल, इंटरनल प्रेशर एट एक्सट्रीम लेवल। चेंज द पैरा। When the overlying rock erode away, मतलब इरोजन होकर हट जाए, when the overlying rock, मतलब जो सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक है, overlying rock erode away, then underlying granitic rock will feel release of pressure, will feel release of pressure and expand, and expand. And during expansion, upper sheet of the rock break like onion, break like onion, and it is known as exfoliation, and it is known as exfoliation. I think you are able to understand what is exfoliation. और ये फर्दर स्लोली दिस प्लूटोनिक रॉक जो ग्रेनाइटिक रॉक है, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉइल। तो लिख लेंगे लास्ट पॉइंट, स्लोली इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, slowly in thousands of years, this rock will disintegrate into finer particles of the soil, so I think you are able to understand what is exfoliation. Exfoliation by आपने exfoliation by heat insulated rock भी आपने देख लिया, and exfoliation by release of pressure you have been also able to see. अगला हम लोग देखेंगे, the next one it is frost wedging. फ्रॉस्ट वेजिंग। तो ये फ्रॉस्ट वेजिंग क्या है? एक प्रकार से देखेंगे, वेजिंग का मतलब होता है प्रेशर। वेजिंग मीन्स प्रेशर डेवलप करना, और फ्रॉस्ट आप जानते हैं व्हेन द वाटर पार्टिकल्स, व्हेन द वाटर या वाटर मॉलिक्यूल, बेटर टू से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्रीज होगा, ठंडे की वजह से फ्रीज होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यस, पानी क्या हो गया, फ्रॉस्ट हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल जब फ्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू, इट इज नॉन एज फ्रॉस्ट। और इस दौरान वाटर से फ्रॉस्ट कन्वर्ट होते समय यदि इसकी वॉल्यूम इतनी है तो वो इंक्रीज होके थोड़ा वॉल्यूम उसकी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये यदि 100% है तो ये जो हो जाएगा 109%, मतलब 9% और इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो ये ध्यान में रखें कि ड्यूरिंग व्हेन द वाटर इज फ्रीजिंग, तब वाटर फ्रीज होते समय मींस फ्रॉस्ट होते समय इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है बाय 9%, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 9%। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टू अंडरस्टैंड द फ्रॉस्ट वेजिंग को समझने के लिए कि व्हाट इज फ्रॉस्ट वेजिंग। अब तो ये थोड़ा सा आपने ये जाना कि ये प्रेशर का काम है। फ्रॉस्ट क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज इनटू फ्रॉस्ट, और उस समय वाटर की जो परसेंटेज है 100% से लेकर 109 हो जाता है, 9% बढ़ जाता है। और हम देखेंगे ये कहां पे होगा। पहला, इट विल हैपन इन द हाई माउंटेनस रीजन, हाई माउंटेनस
रीजन, जैसे हिमालयाज होगा जहां पर फॉर एग्जांपल आप देख लें कहां पर, यस टेल मी, इन द हिमालयास, हिमालयास में क्या होगा, यस टेल मी, इट विल बी फ्रॉस्ट वेजिंग फिनोमेना हाई हिमालयास पे, जहां पर कि रात का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और जो भी वहां पर पानी होगा, वाटर विल बी, जो भी होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉस्ट में और डे टाइम में फिर वो पानी में आ जाएंगे। या कुछ हिमालयन के रीजन होते हैं कि विंटर टाइम में फ्रॉस्ट हो जाते हैं और समर टाइम में, तो एक तो आपको नाइट टाइम में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, नाइट टाइम में फ्रीज और डे टाइम में यस मेल्ट हो जाएगा, एक ये हो सकता है। और एक घटना हो सकती है कि विंटर में फ्रीज हो जाए पानी और समर में ये वाटर में मेल्ट हो जाए, वाटर। तो इन फेनोमिना की वजह से हाई माउंटेनस रीजन में होगा, तो ये हाई माउंटेनस रीजन का अंदर में एक पॉइंट है। अब ये दूसरा कौन सी और सी जगह हो सकता है माउंटेनस रीजन के लिए, इन द कोल्डर रीजन, कोल्डर रीजन। इन दो रीजनों में क्या होता है, यस नाइट के समय में क्या हो गया, वाटर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फ्रीज, और डे टाइम में मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गया, मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। और हो सकता है कि विंटर और समर वाला खेल भी चल रहा हो, दोनों चीजें ऐसी हो रही होंगी कि जनरली नाइट में टेम्परेचर डाउन होता है। अब अगली पॉइंट देखा जाए कि सपोज करो कि इफ आई हैव है ना, मेरे पास एक रॉक पीस है, और इन रॉक पीसेस में क्रैक्स हैं, इन रॉक पीसेस में क्या है, क्रैक्स और जॉइंट्स हैं, इन रॉक पीसेस में क्या है, क्रैक्स एंड जॉइंट्स हैं। और इन और इसमें क्या अवेलेबल है, व्हाट इज अवेलेबल इनसाइड इट, इसके अंदर इस इनसाइड दिस water is available, is along the cracks joints water is available, और it is in the daytime, और नाइट टाइम में जैसे ही दिस वाटर विल कन्वर्ट इनटू फ्रीज, और नाइट टाइम में क्या होगा, इन द नाइट टाइम में इस जैसे ही फ्रीज होगा तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, इट विल, इस वॉल्यूम विल इंक्रीज, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये वॉल्यूम फैलना स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, एंड एक्सपैंड होकर इट विल पुट द प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द रॉक, यहां पर भी इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग and it will put the pressure on the side walls, it will put the pressure on the side walls, so धीरे धीरे ये क्रैक और बढ़ने लग जाएगा और इन द प्रोसेस ऑफ टाइम ये ब्लॉक में टूटेगा, फिर ग्रेन्स में भी टूटते जाएंगे इन द रीजन ऑफ कोल्डर रीजन और हायर माउंटेनस रीजन। इसका एक वन आई कैन शो यू सम पिक्चर लाइक, यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन, यहां पे along द क्रैक्स एंड जॉइंट्स पानी है, और जैसे ही ये फ्रीज होता है तो स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स, ये पुट द प्रेशर ऑन द व्हाट, साइड वॉल्स, एंड धीरे धीरे ये स्टार्टेड ब्रेकिंग लाइक दिस पार्टिकल्स
ब्लॉक पार्टिकल्स एंड दिस फर्दर ब्लॉक कन्वर्ट इनटू ग्रैनुलर। तो ये एक प्रोसेस आप देख पा रहे हैं कि हाउ इट इज हैपनिंग, और ये कन्वर्टिंग इनटू आइस और फ्रीज, इट इज नॉन एज ए फ्रीजिंग, और मेल्टिंग को थॉ कहा जाता है, फ्रीज थॉ एक्शन भी कहते हैं इसे। सो नाउ वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रॉस्ट वेजिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रॉस्ट वेजिंग। So let us understand about frost wasing phenomena. Write down this phenomena usually used to take place. This phenomena usually used to take place in the higher mountainous region or in colder regions of the earth, where night temperature below freezing point, night temperature is below freezing point, and day temperature is above freezing point, above freezing point, as well as it can be in the region where the winter temperature is below freezing point and summer temperature is मतलब है जो समर का टेम्परेचर गर्म हो above freezing point and summer temperature is above freezing point। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर अवेलेबल इन द क्रैक क्या होगा, कन्वर्ट इन द फ्री ड्यूरिंग द विंटर एंड डे नाइट टाइम में क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू आइस एंड इट विल बी अ फ्रॉस्ट, है ना, और फ्रॉस्ट होने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चेंज द पैरा। In such regions during night or winter, water available along the cracks, frost into ice, and its volume increased by 9%, and its volume increased by 9%। जब इसकी वॉल्यूम 9% बढ़ेगी, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 9%, तो इसका मतलब एक्सपैंड होगा। इट मीन्स it will expand and put pressure along the walls of cracks and joints, and such phenomena in hundreds of years able to
able to disintegrate rock into block size rocks, and further disintegrate into grain size rock particles and finally soil. So I have finished here and आप जिन बच्चों को भी जितना भी अच्छा लगे बेटा आप प्लीज कीप ऑन गिविंग कमेंट एंड इस वीडियोस को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आपके जो भी क्वेश्चन हो अपने कमेंट बॉक्स में भी डालें और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम आपको जरूर इसका आंसर दिया करेंगे। और एक टॉपिक बच गया है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, उसको आप जाकर पढ़ें कैसे वो सॉल्ट जो है वो सॉल्ट जैसे क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है और कैसे ये भी रॉक को तोड़ने में हेल्प करता है वेदरिंग में, फिजिकल वेदरिंग में। और कल सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ को मैं समझाऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। और कल हम लोग टुमारो लेक्चर नंबर 4 में आई विल टेक अबाउट केमिकल वेदरिंग। हम लोग क्या लेंगे? केमिकल वेदरिंग। और इस केमिकल वेदरिंग से हम लोग समझेंगे कि ईस्टर्न घाट पे क्यों रेड सॉइल है और गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में और महाराष्ट्र के रीजन में क्यों और मालवा के रीजन में ब्लैक सॉइल है। इज इट ओके? तो ये इसके वजह से आपको ये समझ में आएगा इन द टुमारो क्लास कि कैसे अजंता केव बना। अजंता केव के अंदर तो बहुत सारे आपको आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मिल जाएगा, लेकिन केव बनने की प्रक्रिया कल आप समझेंगे कि कैसे केव बनता है। आप मेरे वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है। एंड रेगुलरली आई विल टेक दिस क्लास ऑफ ज्योग्राफी और साथ में हम लोग मैथ्स की भी क्लास लेंगे जहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा और फर्दर आपको डिफरेंट स्टेट पीसीएस, आपका यूपीएससी और डिफरेंट अदर एग्जाम्स के लिए आपका पूरा मैथ्स को भी मैं स्ट्रांग बनाऊंगा।